कहानी का आगाज 2009 में होता है। शुमाली कोरिया की खुसूसी फोर्सेस के 2 एजेंट मैग्नोलिया और चूल संग एक ऐसे होटल में दाखिल होते हैं जो दुश्मन एजेंटों से भरा हुआ होता है। दोनों वहां से निहायत अहम मालूमात चुराने का मंसूबा बनाते हैं। चूल संग इस बात का ख्याल रख रहा होता है कि कोई आसपास न आए, जबकि मैग्नोलिया कमरे में किसी चीज की तलाश में होती है। इसी दौरान इसके वालिद का फोन आता है। वालिद इसे फौरन वहां से निकलने का हुक्म देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इसलिए किसी पर भरोसा मत करना। मगर इसके वालिद अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाते कि अकब से कोई आकर उन्हें गोली मार देता है। चूल संग फौरी तौर पर तमाम दुश्मनों को खत्म करता है और मैग्नोलिया को कूंढने वापस आता है। जैसे ही मैग्नोलिया इसे देखती है, इसे अपने वालिद की बातें याद आ जाती हैं और वो चूल संग पर गोली चला देती है। फिर वो खिड़की से छलांग लगाकर वहां से फरार हो जाती है। इस वाक़ये को तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं। इसके बाद हम जनूबी कोरिया में मी यंग नामी एक लड़की को देखते हैं, जो सुबह सवेरे उठकर टोस्टेड डोनट्स नामी अपनी दुकान खोलती है। इसकी तमाम डोनट्स बहुत जल्दी फरोख्त हो जाती है, इसीलिए वो अपने शौहर सिविक के पास वक्त पर पहुंच जाती है। सिविक एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप चला रहा होता है और वो बहुत सारा जूस पी रहा होता है, क्योंकि जूस की बोतल के ढक्कन में कोई इनाम निकलने वाला था। मी यंग इसे ऐसा करते देखती है तो इसे खूब डांटती है कि पैसे यूं ज़ाय ना करो। मगर सिविक कहता है कि अगर इनाम निकला तो वॉशिंग मशीन मिलेगी। ये बात मी यंग को पसंद आती है। वो भी एक बोतल खोलती है और पहले ही ढक्कन में इसे पहला इनाम मिल जाता है, हवाई का सफर। पहले तो दोनों खूब खुश होते हैं, मगर घर पहुंचकर मी यंग फैसला करती है कि वो सफर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के हालात कमजोर हैं और एक हफ्ते के लिए दुकान बंद करना मुश्किल होगा। वो सोचती है कि जिसके पास वॉशिंग मशीन हो इसके साथ ढक्कन बदल लूंगी। ये सुनकर उनकी बेटी नारी उदास हो जाती है। वो घर आ चुकी होती है और इसी वक्त स्कूल से मैसेज आता है कि नारी ने एक बच्चे को मारा है। डांट और सजा के बाद नारी रोते हुए कहती है कि सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे गरीब कहते हैं, मेरे पास फोन नहीं और ना मैं कभी छुट्टियों पर गई हूँ। ये सुनकर मी यंग को बहुत अफसोस होता है। रात को बेटी के सो जाने के बाद मी यंग और सिविक आपस में बात करते हैं। मी यंग कहती है कि हमें सफर पर जाना चाहिए, कम अज कम हमारी बेटी को खुशी तो मिले। अगले दिन तीनों पासपोर्ट बनवाने जाते हैं। इसी वक्त एक अजीब सी औरत पासपोर्ट और टिकट लिए खड़ी होती है। वो एक फोन का इंतजार कर रही होती है जो इसे आगे बढ़ने का हुक्म देगा। शहर के दूसरे हिस्से में चूल संग को इत्तला मिलती है कि 10 साल बाद आखिरकार मैग्नोलिया दिखाई दी है और वो जल्द ही हवाई जाने वाली है। इसे जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया जाता है। सफर की तैयारी में मी यंग आखिरी लम्हे तक काम करती रहती है ताकि कुछ इजाफी पैसे साथ ले जाए। वो एयरपोर्ट देर से पहुंचते हैं, मगर खुशकिस्मती से गेट बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाते हैं। चूल संग भी वहां मौजूद होता है। वो अजीब औरत भी जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है और एक खुसूसी एजेंट अपनी टीम के साथ मैग्नोलिया को पकड़ने के लिए तैयार होता है। जहाज में सिर्फ 2 बिजनेस क्लास सीटें बचती हैं, इसलिए स्टाफ मी यंग और नारी को मुफ्त इकानोमी से बिजनेस क्लास में भेज देता है। बेचारे सिविक को इकानोमी में ही बैठना पड़ता है। जहाज में एक स्टूवर्ड हेवन मन भी होता है। इसे हर किसी पर शक होता है और सबकी हिफाजत को अपनी ड्यूटी समझता है। एक सियासतदान जैक भी वहां मौजूद होता है। एक आदमी तो उड़ान से इतना खौफजदा होता है कि नींद की गोली खाकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही जहाज उड़ता है, दुश्मन एजेंट्स मैग्नोलिया को तलाश करने निकल पड़ते हैं। वो अजीब औरत ये देखकर वॉशरूम में छप जाती है। हेवन मन मी यंग को स्नैक्स देता है, मगर कुछ मेवे नीचे गिर जाते हैं। मी यंग फौरन सब कुछ पकड़ लेती है। इसे देखकर हेवन मन के जहन में आता है कि शायद ये औरत जासूस है, कोई खुफिया एजेंट। सिविक एक मुसाफिर जान से दोस्ती कर लेता है जो अपनी बेटी और पोती से मिलने जा रहा होता है। वो एक टेडी बियर भी साथ लाया होता है। कुछ देर बाद मी यंग के पेट में दर्द होता है और वो वॉशरूम ढूंढने निकलती है। पहले वॉशरूम में वो अजीब औरत होती है, इसलिए वो दूसरा वॉशरूम देखने जाती है। रास्ते में इसे एक खुसूसी एजेंट मिलता है जो बातों बातों में नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। उधर हारिम नामी एजेंट चूल संग के पास जाता है और बताता है कि मैग्नोलिया नहीं मिली, मगर बिजनेस क्लास अभी चेक नहीं की क्योंकि वहां जाने की इजाजत नहीं। चूल संग फैसला करता है कि मजीद इंतजार मुमकिन नहीं और कार्रवाई फौरन शुरू करना होगी। हेवन मन ये सुनता है और एयर होस्टेस को खबरदार करने जाता है, मगर वो इसकी बात नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो हमेशा हर किसी को जासूस समझता है। फिर अचानक कुछ लोग जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। चूल संग एयर होस्टेस को काबू कर लेता है और कप्तान के पास जाकर जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म देता है। बाहर चूल संग के आदमी सारे मुसाफिरों को एक जगह जमा कर रहे होते हैं। गिरोह के सबसे सुस्त आदमी को वॉशरूम चेक करने का काम मिलता है, मगर वो मी यंग को अंदर ही छोड़ देता है क्योंकि इसने दस्तक दी तो जवाब न आ
और वो इंतजार करने की जहमत नहीं करता। फिर वो जहाज के पिछले हिस्से का दरवाजा चेक करता है, मगर जहाज हिलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर ट्रालियों के फंस जाने से वो आदमी वहीं कैद हो जाता है। दूसरी तरफ सियासतदान जैक समझता है कि शायद हाई जैक इसकी वजह से हुआ है, मगर एजेंट्स इसे नजरअंदाज करके आम मुसाफिरों के साथ बिठा देते हैं। जल्द ही जनूबी कोरिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को हाई जैक का पता चल जाता है, मगर उन्हें इसलिए फिक्र होती है कि जहाज में उनका अपना एक खुफिया एजेंट भी मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से वही एजेंट वो शख्स होता है जो उड़ान के खौफ से बेहोश पड़ा है। वो हिलाने पर भी नहीं उठता। हाई जैकर्स इसे भी घसीट कर बाकी लोगों के साथ बिठा देते हैं, जैसे कोई खिलौना हो। चूल संग हुजूम में इस नामलूम औरत को देख लेता है और इसे कहता है कि अपने चेहरे से मास्क हटा दो, मगर वो औरत मैग्नोलिया नहीं निकलती। दरअसल ये औरत एक मशहूर अदाकारा थी, जो बगैर किसी की तवज्जो के सफ़र करना चाहती थी। कौमी सिक्योरिटी एजेंसी ने अब तक ये हिसाब लगा लिया था कि हाई जैकिंग की असल वजह मैग्नोलिया है। मैग्नोलिया शुमाली कोरिया से भागकर जुनूब में आ गई थी और वहाँ एक चीनी औरत का भेस बनाकर रह रही थी। तब से एजेंसी की नज़र इस पर थी, मगर उन्हें ये खबर ना थी कि मैग्नोलिया ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है। और हैरत की बात ये थी कि मैग्नोलिया का नया नाम मियांग है। फिर एक एजेंट ने बाथरूम में मियांग की आवाज़ सुन ली और इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर इस खतरनाक सूरत-ए-हाल में मियांग की तरबियत जाग उठी। इसने फौरन एजेंट को गिराकर बेहोश कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। चूल संग ने स्पीकर पर ऐलान किया कि मैग्नोलिया जहां कहीं भी है सामने आ जाए। जैसे ही मियांग ने ये आवाज़ सुनी, इसे अपनी पूरी पुरानी कहानी याद आ गई। कैसे इसने पिछले 10 साल में अपनी जिंदगी बदली, कैसे वो भागी, कैसे नई जिंदगी शुरू की, कैसे खानदान बसाया। वो हर हाल में अपने खानदान को बचाना चाहती थी, इसीलिए इसने लड़ने का फैसला किया। वो ये भी सोच रही थी कि एंट्री कैसे करे। उधर सिविक ने इस औरत को अपने मुसाफिर जान के सुपुर्द किया और खुद आगे बढ़ गया। इसे अपनी बीवी की फिक्र सता रही थी। इसी दौरान एजेंट सबका फोन छीन रहे थे। वही सिविक को एक लैपटॉप पड़ा मिला। इसने उठाया और नीचे सर्वर रूम में ले गया। वहां इसने कंप्यूटर को सिस्टम से जोड़ा और जहाज के निजाम को कंट्रोल करने के लिए हैकिंग शुरू कर दी। उधर एक आदमी हीनमन को स्टूवर्ड वाले हिस्से में ले गया और इसे कहा कि मुसाफिरों की फहरिस्त फौरन दिखाओ। तब हीनमन ने देखा कि मियांग छत पर छपी हुई है। इसने जानबूझकर फहरिस्त ढूंढने में वक्त लगाया ताकि मियांग को हमला करने का मौका मिल जाए। अचानक मियांग छलांग मारकर एजेंट पर गिरी और इसे बेहोश कर दिया। फिर इसने एयर होस्टेस का लिबास पहन लिया और हीनमन की स्मार्ट वॉच भी ले ली। अब मियांग जहाज के इकोनॉमी सेक्शन में पहुंची, जो बिल्कुल खाली था। वहां सिर्फ एक एजेंट था। इसे मारना इसके लिए कोई बड़ी बात ना थी। मौका देखकर इसने एजेंट की बंदूक छीन ली। फिर लड़ते हुए कोल्ड ड्रिंक के कीन से इसके घुटने तोड़ दिए और दूसरे कीन से इसके सर पर वार करके बेहोश कर दिया। अब मियांग इस हिस्से में पहुंची जहां सारे मुसाफिर मौजूद थे। इसकी बेटी भी वहीं थी। बेटी से चेहरा छुपाने के लिए इसने एक आदमी का सुनवाइजर लेकर चेहरे पर डाल लिया। फिर इसने वहां के गार को भी सफाई से ठिकाने लगा दिया। उधर हीनमन सर्वर रूम पहुंचा और इसने देखा कि सिविक नेशनल सिक्योरिटी सर्विस को सारा हाल भेज रहा है। हीनमन ने समझा कि ये भी उन्हीं गुंडों में से है और इसने सिविक को पीछे से पकड़ने की कोशिश की, मगर इसे फौरन मालूम हो गया कि सिविक भी एक खुफिया एजेंट है। इसीलिए सिविक ने इसका हमला आसानी से रोक लिया। सिविक गुस्से में था क्योंकि ऊपर वाले अफसर चाहते थे कि वो इस मामले में ना पड़े, क्योंकि वो रिटायर हो चुका था। हीनमन ने इसे कहा कि फिक्र ना करे, एक एजेंट हमारी तरफ से भी लड़ रहा है। फिर इसने फोन निकालकर अपनी स्मार्ट वॉच पर कॉल की। हीनमन इस सारी सूरत-ए-हाल में बहुत खुश था, क्योंकि वो जासूसों का बड़ा दीवाना था। इसने अपनी ऐप में वो सेटिंग रखी हुई थी जो आवाज़ बदल देती है। इस वजह से सिविक और मियांग फोन पर एक दूसरे की आवाज़ पहचान ना सके। मगर बात ज्यादा देर ना चली, क्योंकि जैसे ही सिविक ने नसीहतें शुरू की, मियांग ने फौरन फोन काट दिया। इसके बाद सिविक ने जहाज का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। जहाज को ऑटो पायलट पर डालकर मंजिल मुकर्रर कर दी। उधर हीनमन पीछे वाले कमरे में गया। इसे वहां एक इलेक्ट्रिक टीसर मिला और वो आदमी भी मिला जो खुद को बंद करके सो रहा था। कोकपिट में चूल संग ने कैप्टन पर बंदूक तान रखी थी। जैसे ही इसने देखा कि जहाज का रुख खुद ब खुद बदल रहा है, इसने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए और जैसे ही इसने सिविक को कंट्रोल्स छेड़ते देखा, वो नीचे आया और इस पर बंदूक तान दी। उन्हीं लम्हात में हीनमन को मियांग मिल गई और दोनों में लड़ाई छिड़ गई। वो दूसरे एजेंट्स के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मियांग को इसे हराने में थोड़ा वक्त लगा। 2-3 बार मियांग मुश्किल में आ गई और इसका सुनवाइजर भी किट गया, मगर आखिरकार इसने हारिम को भी हरा दिया।
मगर इसकी ये जीत ज्यादा देर कायम ना रह सकी, क्योंकि वही चूल संग आ गया जिसने सिविक को कैदी बनाया हुआ था। मी यांग फौरन दौड़कर आई और चीखी कि तुम मेरे शौहर को कहाँ ले जा रहे हो। चूल संग ने इसे बताया कि इसका शौहर हमेशा से सरकारी एजेंट था। ये सुनकर मी यांग शशदर रह गई, मगर इसे फिर भी अपने शौहर की फिक्र थी। इसीलिए जब चूल संग ने सिविक पर छुरी फेंकी, मी यांग ने फौरन रोक लिया। ये देखकर चूल संग को फौरन समझ आ गया कि मी यांग ही दरअसल मैग्नोलिया है। इसके बाद चूल संग ने मी यांग और सिविक दोनों को बांधकर एक कमरे में ले जाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें मुसाफरों के सामने से गुजरना पड़ा। वहां नारी ने अपने माँ बाप को देखते ही रोना शुरू कर दिया। जान ने इसे बहलाने के लिए टेडी बियर दे दिया। चूल संग ने ये मंजर देखा और नारी के पास आया, क्योंकि इसे लगा कि इसे भी कैद करना फायदेमंद होगा। लेकिन नारी ने भी झूठ बोला कि जो औरत मास्क पहने हुई थी वो इसकी माँ है। ये सुनकर लोग चौंक गए, क्योंकि अदाकारा ने कभी ये नहीं बताया था कि इसकी कोई बच्ची है। हीरोइन ने एक बार कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मगर जब नारी इसके पास आई और मदद मांगी, हीरोइन ने मान लिया कि ये सच है। ये मेरी बेटी है, मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी। अब पिछले कमरे में मी यांग ने सोचा कि इसकी शादी झूठ थी, मगर सिविक ने बगैर वक्त ज़ाय किए पूरी कहानी बताई। इसने कहा कि कई साल पहले मैं एक एजेंट था, मुझे तुम पर नजर रखने की नौकरी मिली, मगर अब मैं हुकूमत के लिए काम नहीं करता, मैं रिटायर हो चुका हूँ। इस दिन जब कुछ गुंडे मुझे तंग कर रहे थे, तुमने मुझे बचाया, तुमने अपना खाना मेरे साथ बांटा। इसी दिन से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, और तुमसे मिलने के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा असल नाम मैग्नोलिया है, तुम लोगों को मारती रही हो। अहम बात यह है कि तुम मेरी बीवी और मेरी बेटी की माँ हो। ये सुनकर मी यांग खुशी के आंसू रोने लगी। मुसाफरों के करीब एक आदमी ने वो छुरी देखी जो मी यांग ने अपने शौहर को बचाने के लिए पकड़ी थी। इस आदमी ने इस छुरी की मदद से लोगों के हाथ खोल दिए, मगर वो लोग ज्यादा कुछ ना कर सके क्योंकि एक एजेंट वापस आ गया। असल ड्रामा तब शुरू हुआ जब अचानक दो मुसाफिर उठ खड़े हुए और इस एजेंट को मारकर हलाक कर दिया। ये दोनों हारिम के आदमी निकले। वो कोकपिट में गए और अपने बास हारिम के साथ शामिल हो गए। उन्होंने चूल संग को लात मारी और कहा कि अब मुकम्मल कंट्रोल हमारे हाथ में है। चूल संग मी यांग को हुकूमत के हवाले करना चाहता था, मगर हारिम जानता था कि बहुत से लोग मी यांग को कूद रहे हैं। जो ज्यादा पैसा देगा वो मी यांग को हासिल करेगा। हारिम एक बेफायदा आदमी है। चूल संग का सिर्फ ये मंसूबा था कि वो मी यांग के साथ भाग जाए, मगर हारिम को किसी की जान की परवाह नहीं थी। इसका मंसूबा ये था कि हम पैराशूट टहने हुए जहाज से छलांग लगाएंगे और मैं जहाज को तबाह कर दूंगा ताकि सबको लगे कि तमाम गुंडे जहाज के अंदर हलाक हो गए, कोई मुझे तलाश भी ना करे। चूल संग ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर हारिम के आदमियों ने फौरन इसे गिरा दिया और साथ ले गए। हारिम ने पायलट पर जोर डाला कि जहाज को तेज रफ्तारी से नीचे ले जाए। ये देखकर तमाम मुसाफिर खौफजदा हो गए। चूल संग को इस कमरे में ले जाया गया जहां मी यांग और सिविक बांधे हुए थे। मौका देखकर मी यांग ने चूल संग से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। चूल संग ने अपनी मिशन बताई। असल में शुमाली कोरिया की हुकूमत मी यांग को वापस लाना चाहती है, क्योंकि एक ग्रुप है जो वो सैफ खोलना चाहता है जो मी यांग के वालिद ने एटमी हथियारों के लिए बनाया था। वो सैफ सिर्फ मी यांग की आंखों से खोला जा सकता है। मी यांग ने इस पर यकीन न किया क्योंकि 10 साल पहले चूल संग ने भी इसे मारने की कोशिश की थी, मगर चूल संग ने कहा कि ये सब झूठ है। तुमने मुझे गोली मारी, मैं तब तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हें बचाने आया था। उनकी गुफ्तगू तब रुकी जब हीन मन छत के शाफ्ट से छलांग लगाकर कमरे में दाखिल हुआ। इसने सबको आज़ाद किया और फिर सब वापस अपने कामों पर गए। सिविक फौरन सर्वर रोम की तरफ दौड़ा ताकि वो दोबारा ऑटो पायलट कंट्रोल कर सके और जहाज को गिरने से रोके। हीन मन ने जहाज की तमाम रोशनी बंद कर दी। मौका देखकर मी यांग और चूल संग मुसाफरों के इलाके में गए ताकि वो हारिम के लोगों से लड़ सके। जल्द ही वहां जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। कभी एक जीत रहा, कभी दूसरा। जब भी गुंडे जीतने लगते, मुसाफिर मी यांग और चूल संग की मदद करते। कोई बोतल से मार देता, कोई नशिस्त का टुकड़ा उठाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता। सबकी मदद से मी यांग और चूल संग ने हारिम के आदमियों को शिकस्त दी और जल्द ही हारिम को गिरफ्तार कर लिया। मगर मसला अभी खत्म न हुआ। सिविक के करीब बैठा मुसाफिर जान, जिसने औरत को टेडी बियर दिया था, अचानक इस औरत को पकड़ लिया और अगले लम्हे चूल संग पर फायर कर दिया। अब इसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसने मी यांग के वालिद को मारा, और अगर मी यांग इसके साथ न जाती तो वो औरत को भी मार देता। मौका देखकर सिविक ने जान को टीसर से मारने की कोशिश की, मगर टीसर काम न आया। इसके बाद जान ने इस पर भी फायर किया। फिर जान ने कहा कि टेडी बियर के अंदर बम है, अगर कोई भी होशियारी करेगा
तो मैं एक बटन दबाऊंगा, लड़की हवा में उड़ जाएगी और हम सब भी। मगर मियांग के पास और कोई रास्ता ना था, इसलिए इसने जान की बात मानी। इसने औरत को गले लगाया, अलविदा कहा और पैराशूट पहन लिया। जान ने जहाज का दरवाजा खोला, मगर मियांग ने औरत को सिग्नल दिया। गिले लगाते हुए इसने औरत के कान में कुछ कहा। जैसे ही सिग्नल मिला, औरत ने टेडी बियर अपनी माँ की तरफ फेंका। मियांग जानती थी कि ये लालची आदमी इसे नहीं मारेगा, क्योंकि वो सैफ मियांग की आंखों से खोला जा सकता है। इसने फौरन टेडी बियर बाहर फेंका और जान को धकेल दिया। टेडी बियर हवा में फट गया और जान धमाके से मुतासिर हुआ। यहाँ सिविक भी जिंदा था, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, जो चूल संग ने प्लान शुरू करने से पहले दिया था। अब इसका खानदान एक बार फिर मुत्तहिद हो गया। चूल संग ने पैराशूट उठाया और कहा कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। फिर वो जहाज से छलांग लगा गया ताकि हुकूमत इसे जमीन पर पकड़ ना सके। तमाम दुश्मन एजेंट सीटों से बांधे गए। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पैगाम भेजा गया कि सब कुछ ठीक है। पायलट्स को हुक्म दिया गया कि जहाज वापस जनूबी कोरिया लाया जाए ताकि पूरे केस की तहकीकात की जा सके। मगर सिविक अपनी बेटी की ततीलात खराब नहीं करना चाहता था। इसने कहा कि हमने पैसा दे दिया है, एक बार हमें छोड़ दो, इसके बाद जहाज ले लो और जितनी तहकीक करना चाहते हो करो। इस पर एक सियासतदान जिसका नाम जैक था अपनी सियासत शुरू कर दी। इसने कहा कि ये इस तरह नहीं चलेगा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है। मगर फिर हीनमन ने लेटा हुआ टीसर उठाया। हीनमन नहीं जानता कि दिमाग में क्या आ, और इसने सियासतदान को बेहोश कर दिया। अब जहाज पर हेरोइन ने सबको याद दिलाया कि अगर मियांग वहां ना होती तो सब हलाक हो जाते। कैप्टन ने भी इसे सुना और मियांग की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जहाज हवाई की तरफ मोड़ दिया गया। हुकूमत को बताया गया कि हवाई करीब है, हमारे पास ईंधन थोड़ा कम है। हवाई पहुंचने के बाद खानदान ने साहिल पर मजा लेना शुरू किया। सिविक ने मियांग को अंगूठी दी ताकि वो दोबारा शादी कर सके। इसने ये भी कहा कि मैं पिछले 10 साल से पैसे बचा रहा था और जो लॉटरी का सरवरक में लाया था मैंने इसे जाली बनाया ताकि हम आकर यहाँ विजिट कर सके। ये सुनकर मियांग गुस्से में इसके पीछे दौड़ पड़ी। क्यों इतना पैसा खर्च किया, कुत्ते। जबकि औरत आराम से साहिल पर सूरज संभाल रही थी। जहाज पर सिर्फ एक आदमी बचा था, वही आदमी था जिसने पहली गोली चलाई थी और सो गया था। भाई अब जागा और अपने फोन में देखा कि 100 से जायद मिस कॉल्स आए। कुछ देर बाद कुछ रिपोर्टर्स टीवी कैमरों के साथ मियांग की दुकान पर आए। जहाज बचाने के लिए उन्हें मुफ्त डिज्नीलैंड ट्रिप दी गई। ये सुनकर औरत बहुत खुश हुई, मगर मियांग और सिविक रे हुए थे, क्योंकि अब वो जहाज पर जाने से खौफजदा थे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।